This video explains the remaining topics from chapter number 1, that Indian economy on the eve of independence, from class 11th economics book, and this is chapter number 1. So far we have discussed so many points related to the Indian economy under the rule of Britishers. कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो जो इंडियन की इकोनॉमी है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। हमने ये देखा कि किसी भी फील्ड में अगर हम देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब ब्रिटिश रूल आया तो तब से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो नीचे की तरफ गिरती चली गई और गरीबी और भुखमरी थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह था और जो प्रोसेस गुड्स आता था उसके यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ होने लगा। तो नाउ वी विल डिस्कस 1.7 पॉइंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स across different industries and sectors, showed little sign of change। कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स, कि जो काम करने वाले लोग थे उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में और सेक्टर में, उसमें जो था वो बहुत ही कम साइन था बदलाव का। जैसे पहले भी हमने एग्रीकल्चर में ही पढ़ा कि कोई भी जो इम्प्रूवमेंट नहीं की गई एग्रीकल्चर फील्ड में, हालांकि 85% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। एग्रो इकोनॉमी थी इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी ख़त्म होते चले गए। तो कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश के टाइम का पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। वहाँ पे जितने भी वर्किंग पर्सन्स थे उन सब का कोई बदलाव नहीं हुआ उन सब की स्थिति के अंदर। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट वर्क शेयर ऑफ वर्कफोर्स विच यूजुअली रिमेन्ड एट हाई of 70 to 75%, while the manufacturing and the services sectors accounted for only 10 and 15 to 20% respectively। कि जो लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर में था, जो ये बताता है कि वो 70 से 75% बहुत ज़्यादा था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी सर्विसेज सेक्टर में सिर्फ 10 से 15 या 20% था बस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और जो दूसरी सर्विसेज सेक्टर से उसमें 15 से 20% ही जो मैन पावर थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, और जो दूसरा एस्पेक्ट था वो था कि जो रीजनल वेरिएशन थी वो चेंज हो रही थी। द पार्ट्स ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी comprising areas of present-day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector, with a commensurate increase in the manufacturing and the services sectors। तो उस समय की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसके अंदर आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक आता है, इसके अलावा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वर्कफोर्स की एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, वो क्या हुई, वहाँ से तो हटती चली गई और जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड था उसके अंदर इंक्रीज़ होने लगी, और उसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर थे वहाँ पे भी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगी। सो हाउएवर there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab। तो इसी तरीके से जो वर्कफोर्स थी वो उसका शेयर बढ़ता चला गया किसमें, एग्रीकल्चर में। उसी समय पे कहाँ पे, उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में। जबकि जो जितनी भी कॉलोनियल पीरियड के अंदर मतलब कॉलोनियल कंट्रोल में थी उन सब में मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में ज़्यादा वर्कफोर्स बढ़ी,
जबकि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में जो वर्क फोर्स थी वो एग्रीकल्चर में बढ़ी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर 1.8 कि कॉलोनियल पीरियड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे। अंडर द कॉलोनियल रेजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। ठीक है, जो हमने देखा अभी ब्रिटिशर्स के अंडर में ये सब चीज़ें तो बनी थी। जो हमारा रेलवे स्टेशन थे, जो पोर्ट थे, यानी जो रेलवेज था वो तो डेवलप होना शुरू हुआ, और जो टेलीग्राफ वगैरह थे ये डेवलप हुए बस। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। लेकिन इसके पीछे भी जो उसका रियल मोटिव था, इस डेवलपमेंट के पीछे भी, वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं उठाना था। जो कॉलोनियल इंटरेस्ट था उसी को फलना फूलना था, बाकी किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। और जो रोड उस समय पे बने हुए थे ब्रिटिश रूल से पहले, वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थे। The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England or other lucrative foreign destinations। तो अब जो सड़क बनाई उसका भी एक ही पर्पस था, ताकि उसमें आर्मी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके वो इंडिया के अंदर। या दूसरा जो मकसद था कि जो रॉ मटेरियल था वो पास वाले रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सके या पोर्ट्स तक पहुंचा सके, ताकि उसे या तो इंग्लैंड में भेजा जा सके या जहाँ पे भी उन्हें अपना फ़ायदा होना था उस डेस्टिनेशन में वहाँ पे पहुँचा सकते। तो देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज। क्या रहा यहाँ पे कि देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन हमेशा से क्या रहा कि जो रोड थे वो बहुत ही कम बने, यानी गांव में अगर बारिश हुई कभी तो रोड बिल्कुल ना के बराबर थे और गांवों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अगर बरसात हो रही है तो। Then naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines। ठीक है कि नेचुरली अब जो ये पीपल थे, मान लीजिए कोई भी आपदा आई, यानी कुदरती आपदा आई है, तो वो क्या करते थे, लोग सबसे ज़्यादा गांव के वही लोग सफ़र करते थे, क्योंकि कोई भी भुखमरी या काल आया, सड़कें ही नहीं है, बरसात हुई, सब फसलें जो थी वो डूब गई, सब खत्म हो जाता है। आज भी हम देखते हैं इसे। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। जो ब्रिटिश हैं उसने इंडियन रेलवे को, जो रेलवे थी इंडिया में, वो 1850 में इंट्रोड्यूस किया था, और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंडिया के अंदर। The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways। कि जो रेलवे ने है उसने इकोनॉमी को बहुत दो तरीके से जो है अफेक्ट किया है। ऑन द वन हैंड इट enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered commercialization of Indian agriculture which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India। अब रेलवे की आने से कितना बेनिफिट हुआ कि एक तो जो बहुत दूरी तक सामान को ले जाना आसान हो चुका था, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, जो बैरियर थे, यानी जो कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक है, जो गांवों को सेल्फ सफिशिएंट बना सका, उसमें कहीं ना कहीं जो रेलवे से आने का कंट्रीब्यूशन हुआ रेलवे से। सो द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटली एक्सपेंड बट इट्स बेनिफिट रियरली एक्रूड टू द इंडियन पीपल। अब जो वॉल्यूम थे इंडियन एक्सपोर्ट के वो बढ़ते तो चले गए, लेकिन उसका फ़ायदा जो इंडियन पीपल को था वो ना के बराबर था। द सोशल बेनिफिट्स विच द इंडियन पीपल गेन्ड, जो सोशल बेनिफिट इंडियन पीपल ने गेन किए हैं,
owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। ठीक है, जो नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, रेलवे आया तो उसने क्या था, जो भी था सब मुनाफा सब कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसी के पास जाता था। लेकिन उसके बावजूद, रेलवे आने के बावजूद भी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस से गुजरना पड़ा, जो जहाँ के लोग थे, इंडियन पीपल को। Along with the development of road and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। जैसे जैसे रोड्स और रेलवे का हुआ, तो जो कॉलोनियल डिस्पेंसेशन था उसने भी जो है महत्वपूर्ण मेजर लेने शुरू किए ताकि वो इनलैंड ट्रेड को कर सके और सी लेन्स बना सके, यानी समुद्र के रास्ते भी कारोबार को बेहतर बनाया जा सके। हाउएवर दीज मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये जो मेजर्स थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल, एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। और जो इनलैंड वाटरवेज थे, ठीक है, जो नदियों के थ्रू पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है, तो वो भी अनइकोनॉमिकल थे। जैसे कोस्ट कैनाल उड़ीसा कोस्ट के पास में, दो द कैनाल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, जो कैनाल है वो बहुत ह्यूज कॉस्ट पे तो बनाई गई गवर्नमेंट exchequer, yet it failed to compete with the railways which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। ठीक है, लेकिन उसमें जो था रेलवे के कंपटीशन में वो कोई भी फल फूल नहीं पाया था और इससे जो रीज़न था उसे फिर अबेंडन छोड़ दिया गया ऐसे ही। ठीक है, उसी कैनाल के जो किनारे किनारे रेलवे लाइनें बिछा दी गई और होता चला गया। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order। और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया इंडिया के अंदर, उसने यहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, जो पोस्टल सर्विसेज थी, डेस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू। ठीक है, जो पोस्टल सर्विसेज थी दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे कि भले ही वो सर्व कर रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, और वो भी क्या रही, कमी रही फिर भी। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर नंबर 8। और जो बचा हुआ प्रेजेंट स्टेटस है वो चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे। नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। By the time India won its independence, the impact of the 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy। कि जैसे इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस ली 1947 में, लेकिन लगभग 2 सेंचुरी लॉन्ग जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है उसने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। और जो एग्रीकल्चर थे यानी वो क्या हो गए, वैसे ही कमज़ोर पड़ते चले गए, जिसमें मजदूरी तो बहुत ज़्यादा लगती थी लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो चिल्ला रहा था, यानी वो पुकार, तो उसकी डिमांड थी कि उसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उसे फैलाया जाए, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो उसे बढ़ाया जाए। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जो फॉरेन ट्रेड था वो उठाया गया ताकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फीड कर सके ब्रिटेन के अंदर। Infrastructural facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion and public orientation। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी
या रेलवे नेटवर्क था, वो सबको क्या चाहिए था, एक अपग्रेडेशन चाहिए था, उनका भी एक्सपेंशन यानी बढ़ावा दिया जाना चाहिए था उन्हें, और पब्लिक ओरिएंटेशन होना चाहिए था, यानी सरकार के अंडर में आ जाएं चीज़ें। देन प्रीवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, कि जो गरीबी थी, बहुत भयावह गरीबी थी और अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके लिए क्या ज़रूरी हुआ कि वो एक वेलफेयर ओरिएंटेशन बनाए पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। इन ए नटसेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वार इनॉर्मस, कि जो नटसेल में अगर हम कहें कि जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे वो हमारी कंट्री में वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थे। तो हमने पढ़ा कि कॉलोनियल रूल के अंडर में हमने बहुत कुछ खोया, अपनी जो लोकल इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन कुछ हम उससे पॉजिटिव लेके आज हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो टोटली इन्फ्लुएंस है किससे, जो ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल है उन सभी से।